आशय हमारा अवतल दर्पण से F = r/2 को हम लोग साबित करेंगे। आपको थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं। F क्या है? F को फोकस दूरी बोलते हैं, फोकसांतर भी बोला जाता है, अंग्रेजी में फोकल लेंथ बोलते हैं। R यहाँ पर वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या किसे बोलते हैं? तो गोलीय दर्पण की जो त्रिज्या होती है उसे ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो आइए हम लोग अवतल दर्पण से F = r/2 सूत्र की प्राप्ति कैसे करेंगे उसको अच्छी तरीके से समझें। यहाँ MN अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण का जो मध्य बिंदु है इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं पोल। आप एग्जाम में यदि परीक्षा में पूछा जाएगा ध्रुव क्या है तो लिखना है दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, जिसे हम डिनोट क्या चीज से करते हैं, सूचित क्या चीज से करते हैं, निरूपित क्या चीज से करते हैं, P से। ये है C क्या है? वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले की भाग होती है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा ही प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस कहलाती है, प्रधान अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष क्या है आप समझ गए? वक्रता केंद्र ध्रुव को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाता है? प्रधान अक्ष कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस कहलाता है। यहाँ पर एक हमने AB लिया। AB क्या है? तो आपतित किरण है। आपतित किरण किसे बोलते हैं? तो परावर्तक सतह पे आने वाली किरण ही आपतित किरण कहलाती है। AB आपतित किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समानांतर है और परावर्तक सतह से टकरा कर लौटने वाली किरण को हम परावर्तित किरण बोलते हैं। कभी पूछा जाएगा आपतित किरण क्या है? तो परावर्तक सतह पे आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है और परावर्तक सतह से टकरा कर लौटने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। तो यहाँ पे जो किरण लौटा वह मुख्य फोकस से होकर क्रॉस किया। अब यहाँ पर मुख्य फोकस और ध्रुव इन दोनों के जो बीच की दूरी है इसे ही हम बोलते हैं फोकस दूरी। अंग्रेजी में बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकसांतर भी बोलते हैं, आप कंफ्यूज ना करें। फोकस दूरी क्या है? तो मुख्य फोकस और ध्रुव के जो बीच की दूरी है उसे ही क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। इसे डिनोट किया जाता है स्मॉल f से। थोड़ा सा यहाँ पर बारीकी रूप से ध्यान देंगे। कैपिटल F मुख्य फोकस को प्रदर्शित किया और यहाँ जो छोटी f है वह फोकस दूरी को बतलाता है। उसी प्रकार यहाँ जो वक्रता केंद्र और जो ध्रुव है इसके जो बीच की दूरी हुई वह क्या हो गया? वक्रता त्रिज्या हुआ, जिसे क्या चीज से डिनोट किया हमने? R से। वक्रता त्रिज्या क्या है? दो तरीके से इसको डिफिनेशन कर सकते हैं। गोलीय दर्पण की जो त्रिज्या है वह वक्रता त्रिज्या कहलाती है या वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मतलब यहाँ पे R है। अब हमने C से B को ऐसे मिलाया। जब C से B को मिलाया तो यह अविलंब का काम किया और आपको यह जानकारी है पहले से कि आपतित किरण और अविलंब के बीच का जो कोण होता है उसे हम आपतन कोण बोलते हैं, जिसे डिनोट क्या चीज से करते हैं? छोटी I से। आपतन कोण आप समझ गए? आपतित किरण और अविलंब का जो बीच का जो कोण है वो आपतन कोण कहलाता है। उसी प्रकार से परावर्तित किरण और अविलंब के जो बीच के कोण हैं उसे हम परावर्तन कोण बोलते हैं। इसे हमने क्या चीज से डिनोट किया? छोटी r से। तो I और R से आप वाकिफ हो गए, मतलब आपको जानकारी हो गई कि I क्या है? तो I आपतन कोण है। R क्या है? तो परावर्तन कोण है। आपतन कोण किसे बोलते हैं? तो आपतित किरण और अविलंब के बीच का जो कोण है उसे आपतन कोण बोलते हैं और परावर्तित किरण और अविलंब के जो बीच का कोण है उसे हम परावर्तन कोण बोलते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर हम I को पुनः निरूपित करेंगे। इसकी जानकारी आपको थोड़ी देर में देंगे। यहाँ पे I हमने क्यों बनाया? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, आप जानते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम पे थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया लंब अर्थात अभिलंब सभी एक ही तल पर होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम हुआ। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो उसी चीज़ को चर्चा यहाँ पे किया जा रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि कोण I और कोण R जो हैं वो आपस में बराबर है।
आप थोड़ा सा उपरोक्त चित्र में आप देखेंगे कि एंगल आई का नाम क्या है, तो एंगल ए बी सी। उसी प्रकार से आर का हमने नामकरण यहाँ पे किया चित्रानुसार एंगल सी बी एफ। दिस फॉर इक्वेशन फर्स्ट। ज्यामिति में आप पढ़े हैं कि जब दो रेखा समानांतर होती है, जब उसे एक तिर्यक रेखा काटती है, तो एकांतर अंतःकोण से यहाँ पर यह टर्म बनेगा कि ए बी जो है वह सी पी का समानांतर है। यहाँ पर इसको काट लिया जाए अच्छी तरीके से तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। यह ए बी हुआ, यह सी पी हुआ, और इसके बीच में एफ है तो एफ को भी डिनोट कर दें आप, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से ये जो तिर्यक रेखा है वह सी बी बना। यहाँ पर एंगल आई है, यहाँ भी एंगल आई होगा। क्यों? क्योंकि एकांतर अंतःकोण से एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल सी बी एफ या एंगल सी बी पी। तो एंगल ए बी सी बराबर एंगल सी बी एफ कहाँ से आया, तो इसको यहाँ पर अंकित कर देना है। ये कहाँ से आया? एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से। तो एंगल ए बी सी आपका क्या है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लें आप। एंगल ए बी सी आई और एंगल सी बी एफ भी आई। थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया था कि यह आई क्यों यहाँ पे लिखा गया है, इसकी जानकारी आपको मिल चुकी है कि एकांतर अंतःकोण से कोण ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण कोण बी सी एफ। यहाँ पर क्या होगी, बी सी एफ। कोण ए बी सी बराबर क्या हो गया, कोण बी सी एफ एकांतर अंतःकोण से। ये हो गया समीकरण सेकंड, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब थोड़ा आप समीकरण फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे कि दोनों का बायां वाला भाग जो है बिल्कुल इक्वल है, LHS इक्वल है। तो इससे स्पष्ट है कि दोनों समीकरण का RHS और RHS जो है वो इक्वल होगा। तो हम चलते हैं अब समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से। देखिए इसका जो RHS है वो क्या है, एंगल सी बी एफ। इसका जो RHS है वो क्या है, एंगल बी सी एफ। यानी यहाँ से हमको कोण बी मिला, मूल एंगल जो है वो कोण बी मिला, और यहाँ से क्या मिला, कोण सी मिला। तो एंगल बी बराबर एंगल सी। आप यह जानते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसका दो कोण और दो भुजा बराबर हो उसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, उसका नाम है बी सी एफ। मतलब यहाँ पे कौन सा त्रिभुज बना, तो समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या बना, बी सी एफ। अब हम लोग आगे देखते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज बी सी एफ जो है यहाँ पर निर्मित है। तो जब दो कोण बराबर है तो दो भुजा ही बराबर होंगे। हम जानते हैं कि एंगल बी के सामने वाली जो भुजा है यहाँ पर क्या है, सी एफ है, और एंगल सी के जो सामने वाली भुजा है वो क्या है, बी एफ है। हमने थोड़ी देर पहले भी चर्चा किया कि ऐसा त्रिभुज जिसका दो कोण और दो भुजा बराबर होते हैं उसे हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज हमारा क्या हो गया, बी सी एफ। यानी इसमें हो गया सी एफ और यहाँ पे हो गया बी एफ। अब जब सी एफ बराबर बी एफ आ गया तो इसे भी आप इक्वेशन थर्ड मान लें। अब यहाँ पर लिखा जाएगा आपतन बिंदु बी। ये क्या है, आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु किसे बोलते हैं, तो परावर्तक सतह पे आपती किरण जहां पर आकर मिलती है और जहां से किरण लौटती है वह बिंदु क्या कहलाता है, आपतन बिंदु कहलाता है। तो आपतन बिंदु बी जब ध्रुव P के बहुत निकट आता है, मतलब नज़दीक आता है, निकट आता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, यह जो आपतन बिंदु B है वह इतना नज़दीक आ जाता है कि B का स्थान कौन ग्रहण कर लेता है, P। बिल्कुल ही निकट आ गया। तो यहाँ पर जब हम BF और CF लिखे हैं तो BF बराबर क्या हो जाएगा, PF। आपको हम बताएं कि आपतन बिंदु B जब ध्रुव P के बहुत निकट आ जाता है तो ऐसी स्थिति में नज़दीक की दूरी होने के कारण B का स्थान कौन ग्रहण किया, P। P मतलब पोल। तो BF बराबर क्या हो गया, PF। अर्थात उपरोक्त समीकरण
थर्ड से आप देखें ऊपर में यहाँ पर सी एफ बराबर क्या हमने लिखा है, बी एफ। तो बी एफ बराबर क्या हो गया, पी एफ। तो सी एफ बराबर यहाँ पर लिखा जाएगा पी एफ। आप समझ गए, क्योंकि बी एफ बराबर जब पी एफ है तो बी एफ के स्थान में पी एफ लिखा जाएगा। तो सी एफ बराबर हमने क्या लिख दिया, पी एफ। अब थोड़ा सा चित्र में आकर देखें, पी एफ क्या है आपका, स्मॉल एफ है। सी एफ है तो सी एफ को हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि इस पूरे पीसी में से यदि पी एफ को यदि हटा दिया जाए, लेस कर दिया जाए, तो यहाँ से क्या प्राप्ति हो जाएगी हमें, सी एफ। सी एफ मतलब इसको हम लोग पोल से दूरी मापेंगे। तो सी पी में से जब एफ पी को या पी एफ को घटा दिया जाए तो क्या प्राप्ति हो जाएगी, सी एफ। अब यहाँ से आप देखिए पी सी, तो पी सी आपका क्या था, वक्रता त्रिज्या आर। पी एफ, तो पी एफ क्या है, स्मॉल एफ। फिर पी एफ तो क्या है, स्मॉल एफ। और आप एक चीज़ जानते हैं कि यह जो एफ है वह एल एच एस से जब आर एच एस में जाएगी तो साइन चेंज हो जाएगा। स्मॉल एफ ये घटाव है, इधर आगे क्या हो जाएगा, जोड़। तो आर बराबर एफ और एफ दोनों को आप जोड़ दें तो क्या हो गया, 2f। यानी इसीलिए एफ इक्वल टू क्या हो गई, r/2। यही हमें अवतल दर्पण से प्रूव करना था। आप अच्छी तरीके से इस प्रश्न को देखकर अपने कॉपी के ऊपर बनाएं, आपको जरूर समझ में आएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।